Hello everyone, so this is part 3 of history 6th class old NCERT. आई होप आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लिया होगा. अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिए. वहाँ पे हमने इंट्रोडक्शन से स्टार्ट किया था पार्ट 1 में और चैप्टर 1 किया था और सेकंड पार्ट में हमने चैप्टर 2 और 3 कंप्लीट कर लिया था. सो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 4, दैट इज़ द राइज ऑफ द किंगडम ऑफ मगध. ठीक है, तो जैसे आपको पता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद में वैदिक एज आई थी और सोसाइटी काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती जा रही थी. तो अब हम देखेंगे कि कैसे किंगडम्स राइज कर रहे हैं और उसमें खासकर मगध के किंगडम का जो एक इम्पॉर्टेंस था उसके बारे में हम देखेंगे. ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर रिपब्लिक्स. रिपब्लिक्स क्या होते हैं? तो रिपब्लिक वो फॉर्म होता है गवर्नमेंट का जिसमें पावर इज हेल्ड बाय द पीपल और अ ग्रुप ऑफ इलेक्टेड पर्सन्स और एन इलेक्टेड चीफ, और इसमें कोई भी हेरिडिटरी किंग नहीं होता है. ठीक है, तो या तो पावर लोग हेल्ड करते हैं या तो ग्रुप ऑफ इलेक्टेड पीपल या फिर एक इलेक्टेड चीफ होता है. ठीक है, और कोई भी हेरिडिटरी किंग नहीं होता है इसमें. नाउ नेम सम इम्पॉर्टेंट रिपब्लिक्स एंड किंगडम्स. ओके, तो ये आप अब देखोगे A1 A2 लिखा होगा. तो बेसिकली इसमें क्या किया है कि आगे जब क्वेश्चंस आएंगे तो आपको उनके आंसर्स ना ढूंढने पड़े, इसलिए आई मार्क्ड इट A1 A2, तो आपको आंसर्स भी पता चल जाएंगे. ओके, तो रिपब्लिक्स क्या थे? रिपब्लिक और किंगडम एक्चुअली में क्या है? पहले इसके पहले क्यों नहीं थे? क्योंकि आर्यंस जो थे वो सिंपल पहले ट्राइब्स थे. ठीक है, हमने बताया था कि उस टाइम पे जो किंग का रोल भी रहता था वो अपनी ट्राइब का प्रोटेक्शन करना, ग्रासलैंड्स का प्रोटेक्शन करना था. बट अब आर्यन सिंपल ट्राइब्स नहीं रहे थे. ओके, तो अब इसमें रिपब्लिक्स कौन से थे? फॉर एग्जांपल शाक्याज एंड लिच्छवीज जो कि आज के नॉर्दर्न बिहार में आते हैं. फिर कुछ किंगडम थे जैसे कोसला, मगध, वत्स और गंगा वैली. ये गंगा वैली में थे कोसला, मगध और वत्स. और इसके अलावा अवंती जिसका सेंटर उज्जैनी में. और ये जो किंगडम्स रहते थे ज़्यादातर वॉर पे रहते थे, कॉन्स्टेंटली एट वॉर टू एक्सटेंड टेरिटरी और कंट्रोल रिवर. ठीक है, तो अब इनको टेरिटरी अपनी एक्सटेंड करनी होती थी और रिवर कंट्रोल करना होता था. ठीक है, और सबसे पावरफुल जो था इनमें वो था मगध. ओके, मगध कहाँ पे आता है? ये आता है आज के करंटली जो छोटा नागपुर का रीजन है वहाँ पे आता है आपका मगध. ओके, नाउ डिस्क्राइब द किंगडम ऑफ मगध. तो इसके जो राजा पहले मेन इंपॉर्टेंट बने थे वो थे बिम्बिसार. ये बने थे 542 BC में किंग. एंड टू मेक इट पावरफुल ही मैरिड प्रिंसेसेस फ्रॉम द नेबरिंग रूलिंग फैमिलीज. ओके, तो अब मतलब ये सारी स्ट्रेटजीज होती थी किंग्स की अपने एम्पायर को उसको एक्सटेंड करने के लिए. ठीक है, अपनी टेरिटरी को बढ़ाने के लिए. तो ये नेबरिंग रूलिंग फैमिलीज में प्रिंसेसेस से शादी करते थे. एंड मगध हैड डिपॉजिट्स ऑफ आयरन ओर. ठीक है, तो आयरन हमने देखा अब काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया था वेपन्स और इम्प्लीमेंट्स बनाने के लिए. एंड मगध केम टू कंट्रोल गंगा रिवर फॉर ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट. तो पूरा गंगा रिवर को कंट्रोल करने लगे थे. ठीक है, अंगा जो था वो कैपिटल था नियर मॉडर्न भागलपुर, इसको कॉन्कर कर लिया था. प्लीज़ रिमेंबर, बिम्बिसार ने अंगा को, जो कि आज के भागलपुर के नज़दीक पड़ता है. ओके, सो दिस इज़ मगध एंड दिस इज़ अंगा. ठीक है, और ये रिवर गंगा आ रही है, ये आप देख सकते हैं. तो इस तरीके से इन्होंने कंट्रोल कर लिया था, इसको कॉन्कर कर लिया था अंगा को. क्यों? क्योंकि ये एक यहाँ पे एक पोर्ट था चंपा, तो ये रिवर पोर्ट था, तो इसका यूज़ करते थे टू सेल शिप्स टू गंगा डेल्टा टू साउथ इंडिया. अब यहाँ से अब क्या करते थे, चंपा से पूरा जो भी मतलब गुड्स वगैरह होते थे वो डेल्टा तक लेकर आते थे और फिर डेल्टा से, ये ईस्टर्न इंडिया है. ठीक है ना, तो फिर यहाँ से जो आपका सदर्न इंडिया वाला पोर्शन है वहाँ से फिर इसको एक्सपोर्ट करते थे. ठीक है, और फिर साउथ इंडिया से जो शिप्स रहती थी वो वापस आती थी एंड रिटर्न विथ स्पाइसेस एंड प्रेशियस स्टोन्स दैट मेड मगध रिच. तो ये सारी स्ट्रेटजीज थी उस टाइम पे, बिम्बिसार के टाइम पे. ओके, हाउ वाज मगध रूल्ड अंडर बिम्बिसार? ओके, तो बिम्बिसार वाज हेल्ड बाय काउंसिल ऑफ एडवाइजर्स. और ये जो एडवाइज़र्स थे, काउंसिल जो था वो डायरेक्टली बात करते थे विलेज हेडमैन से. एंड दे पनिश्ड ऑफिसर्स हु डिडंट वर्क. इसके अलावा ये रोड्स बनाते थे, फ्रेंडली रिलेशंस मेंटेन करते थे दूसरे किंगडम्स के साथ, एक्सेप्ट आई टोल्ड यू अंगा जिसको इन्होंने कॉन्कर किया था. और इसके अलावा जो गंधारा किंगडम था नॉर्थ वेस्ट में, ये रहा गंधारा किंगडम, यहाँ पे एम्बेसडर्स भी भेजते थे. और इनका जो कैपिटल था मगध का वो था ये राजगृह. ठीक है, एंड राजगृह इज नियर
पटना. ओके. नाउ व्हाट डिड अजातशत्रु कौन थे? बिंबिसार के बेटे, बिंबिसार सन, डू टू एक्सटेंड हिज एम्पायर. इन्होंने क्या किया? सबसे पहले ही मर्डर्ड बिंबिसार, तो अपने जो फादर थे उनका ही मर्डर कर दिया. ही ट्राइड टू कॉन्कर ऑल हिज नेबर्स, और ये अब सारे नेबर्स को कॉन्कर करने निकल गए थे. एंड ही ऑल्सो अटैक्ड हिज अंकल. ठीक है, तो कोसला में इनके अंकल थे, उनको भी अटैक किया था, और वृज्जीज को भी अटैक किया था नॉर्दर्न बिहार में. ओके. तो इनकी जो टेक्निक थी वो ज़्यादा अग्रेसिव टाइप की थी अपने एम्पायर को एक्सटेंड करने के लिए. ओके. नाउ डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ किंग इन मगध एम्पायर. तो किंग वॉज अ प्रोटेक्टर ऑफ सोसाइटी एंड धर्मा, और ब्राह्मण जो थे इस टाइम पे सेरेमनीज करते थे, खासकर राजा को गॉड लाइक पावर्स देने के लिए. मतलब ऐसा इनका बहुत ज़्यादा ब्राह्मण्स का उस टाइम पे इन्फ्लुएंस था, हाई इन्फ्लुएंस ऑफ ब्राह्मण्स, तो वो इस तरीके के सेरेमनीज वगैरह करते थे टू एंडो किंग विद गॉड लाइक पावर्स. एंड किंग लिव्ड इन ग्रेट स्प्लेंडर इन लार्ज पैलेस, और इसके अलावा ही वॉज हेल्ड बाय पुरोहित, अमात्याज और दूसरे ऑफिसर्स. ठीक है, पुरोहित वही प्रीस्ट वगैरह रहते थे, अमात्याज यानी मिनिस्टर्स और दूसरे ऑफिसर्स. और इनको शेयर मिलता था ऑफ प्रोड्यूस फ्रॉम कल्टिवेटर्स फॉर एक्सपेंसेस ऑफ किंगडम. तो अपने किंगडम के खर्चे वगैरह को चलाने के लिए क्या करते थे, जो कल्टिवेटर्स रहते थे इनके राज्य में, उनके प्रोड्यूस का शेयर लेते थे, और फिर उसका यूज़ किया जाता था वो खुद के लिए, आर्मी के लिए, सैलरी पेमेंट के लिए, और रोड्स, वेल, कैनाल्स, ये सब बनाने के लिए. और ब्राह्मण को भी जो दान वगैरह दिया जाता था उसमें भी इसका यूज़ किया जाता था. ओके. तो अब यहाँ पे क्वेश्चंस भी हैं. फर्स्ट इज नेम टू ऑफ द अर्ली रिपब्लिक्स एंड फ्यू अर्ली किंगडम्स. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ रिपब्लिक एंड अ किंगडम, ये आपको बता दिया स्टार्टिंग में. व्हाट नेचुरल एडवांटेजेस डिड मगध हैव इन ऑर्डर टू ग्रो स्ट्रॉन्ग एंड रिच, वो भी हमने देख लिया. मगध के क्या क्या, मतलब गंगा डेल्टा वगैरह, और उसके बाद में वहाँ पे आयरन और इम्प्लीमेंट्स, आयरन और का यूज़ किया जाता था, और किस तरीके से आसपास के जब वो भी कंट्रोल कर लिए थे तो एक्स्ट्रा इनको, जैसे चंपा रिवर पोर्ट को कॉन्कर वगैरह कर लिया था, तो ये सारे एडवांटेजेस थे. ओके. व्हाट डिड किंग बिंबिसार एंड हिज सन डू टू एक्सटेंड एंड स्ट्रेंथन द किंगडम, दोनों की स्ट्रेटजीज अलग थी, आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं. वी हैव डिस्कस दिस. एंड हाउ डिड द पोजीशन ऑफ अ किंग ग्रो इन अ किंगडम, व्हाट सॉर्ट ऑफ लाइफ डिड ही लीड, तो ये भी हमने बता दिया है यहाँ पे उसकी पोजीशन, और क्या लाइफ वगैरह रहती थी. ग्रेट स्प्लेंडर में रहते थे, लार्ज पैलेस में. ओके. हाउ डिड द किंग कैरी ऑन हिज वर्क, तो उनके ऑफिसर्स वगैरह आप बता सकते हैं इसमें, पुरोहित और अमात्याज इनकी हेल्प करते थे. हाउ डिड द किंग मीट द एक्सपेंसेस, तो ये जो कल्टिवेटर्स का प्रोड्यूस रहता था उसका एक शेयर किंग के पास में जाता था. ओके. सो आई होप आपको इन क्वेश्चंस में अब दिक्कत नहीं होगी. नाउ अब देखते हैं कि लाइफ ऑफ पीपल क्या थी इन मगध. ओके. तो हाउ आर द टैक्सेस फिक्स्ड एंड कलेक्टेड, तो इनिशियली जो था वो क्या करते थे, टैक्सेस को कलेक्ट कैसे करते थे, इन द फॉर्म ऑफ गुड्स. जो भी लोग अपना गुड प्रोड्यूस करते थे उसी का एक पार्ट चला जाता था, कलेक्ट हो जाता था, और उसी को फिर एज अ सैलरी डिस्ट्रीब्यूट भी कर देते थे. ओके. तो इसमें जैसे शेयर सबके फिक्स थे, जैसे जो पीजेंट्स रहते थे वो अपने प्रोड्यूस का 1/6 देंगे, और मेटल वर्कर्स जो थे वो फ्री इम्प्लीमेंट्स कुछ बना देंगे, कारपेंटर्स फ्री चैरियट्स बना देंगे, क्लॉथ वीवर्स फ्री क्लॉथ दे देंगे. ओके. और इसके लिए किंग क्या, और मतलब दूसरे प्रोफेशंस में भी यही रहता था. ओके. और इसके लिए राजा क्या करता था, एक ग्रुप ऑफ ऑफिसर्स को अपॉइंट करता था एज टैक्स कलेक्टर्स. ये टैक्स कलेक्टर्स क्या करते थे, ये हर गांव में जाते थे, और वहाँ के फिर फील्ड्स वगैरह जो भी रहते थे हर पीजेंट के, उसको मेजर करेंगे, और फिर ये देखेंगे कि कितना अमाउंट ऑफ ग्रेन प्रोड्यूस हो रहा है, और फिर उसमें से कितना अमाउंट राजा के पास जाना चाहिए, पूरा मेजर करेंगे, और फिर उतना अमाउंट राजा तक पहुँचाएंगे. ठीक है. तो टैक्स कलेक्टर्स का ये पूरा काम होता था. ये याद रखना, मगध में किस तरीके से टैक्स वगैरह के लिए ऑफिसर्स रखे गए थे, टैक्स कलेक्टर, और वो किस तरीके से मेजर करके और राजा तक टैक्स पहुंचाते थे, और किस फॉर्म में जाता था. ठीक है. नाउ डिस्क्राइब द विलेजेस ऑफ मगध किंगडम. विलेजेस कैसे थे, तो विलेजेस जो थे दे वर कनेक्टेड बाय रोड्स एंड पाथवेज और बाय बोट्स अलोंग रिवर्स. ठीक है. तो रोड पाथवे भी बन गए थे और नदियाँ तो थी ही. विलेज हेडमैन जो रहता था वो लिंक की तरह रहता था, अभी बताया भी कि काउंसिल ऑफ एडवाइजर्स रहते थे जो कि विलेज हेडमैन से कनेक्ट करते थे, और ये जो विलेज हेडमैन रहते थे ये पीजेंट्स तक फाइनली लिंक करने के लिए रहते थे.
कुछ विलेजेस जो थे वो खुद राजा ओन करता था, वेयर लेबरर्स वर पेड वेजेस टू कल्टिवेट द फील्ड्स, यानी मतलब पीजेंट्स के खुद के गांव नहीं होते थे, ये राजा के गांव होते थे, लेकिन वहाँ पे लेबरर्स काम करते थे उसको खेत को जोतने के लिए, ठीक है। नेम सम इम्पॉर्टेंट टाउन्स मेंशन्ड इन लिटरेरी सोर्सेज, तो ये मगध के टाइम की बात कर रहे हैं कि उस टाइम पे इम्पॉर्टेंट टाउन्स और दूसरे कौन से थे, ठीक है, जो लिटरेरी सोर्सेज में जिनका जिक्र देखा गया है, ओके। तो इसमें केवल जो इम्पोर्टेंट वाले हैं वही वाले बताएं, जैसे उज्जैनी ये मालवा में था, प्रतिष्ठान ये नॉर्दर्न डेक्कन में था, देन भृगु कच्छ या फिर ब्रोच इन गुजरात, और तमरा लिप्ति गंगा डेल्टा में, श्रावस्ती इन यूपी, चंपा इन बिहार, राजगृह इन बिहार, अयोध्या इन यूपी, कौशंबी नियर इलाहाबाद इन यूपी। प्लीज़ इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये सारे कंटेम्प्रेरी टाउन्स थे जो कि लिटरेरी सोर्सेज में मिले हैं, दैट एग्जिस्टेड अलॉन्ग विथ मगध, ओके। गिव अ ब्रीफ आइडिया ऑफ टाउन्स ऑफ दिस पीरियड। अच्छा याद रखना, अब जो टाउन्स वगैरह थे ना वो और ज़्यादा बढ़ गए थे, मतलब एज़ कम्पेयर टू अर्लियर टाइम्स अब ज़्यादा टाउन्स और सिटीज़ डेवलप हो गए थे। तो अब जो टाउन्स वगैरह थे दे वर बिल्ड ऑफ वुड एंड देयरफॉर मोर परमानेंट देन विलेजेस। किंग का जो पैलेस रहता था वो भी वुड और स्टोन का बना रहता था और उसको डेकोरेट किया जाता था। और अब टाउन्स पूरे डेवलप हो गए थे, दे ग्रो अप अराउंड क्राफ्ट सेंटर्स। क्राफ्ट सेंटर्स क्या होते हैं कि जब कोई विलेज वगैरह पहले होता है वो किसी एक सर्टन क्राफ्ट में स्पेशलाइज कर लेता है, तो उसके बाद वो एक मतलब क्राफ्ट सेंटर बन जाता है, अब उसके अराउंड पूरे टाउन बन जाते थे, ठीक है। और ट्रेडिंग सेंटर्स और कैपिटल ऑफ किंगडम्स भी इनके अराउंड भी पूरे टाउन्स बन गए थे। एंड मर्चेंट्स जो रहते थे उनका काम क्या रहता था, वो विलेज टू विलेज जाते थे, पहले कलेक्ट करते थे और फिर उसी को बेचते थे। कलेक्ट जैसे क्या करेंगे, थ्रेड वगैरह इन्होंने स्पिनर्स और से कलेक्ट किया या वीवर से क्लोथ कलेक्ट किया और उसके बाद में फिर उन गाँव में जाके देते थे जहाँ पे वो डिमांड में होंगे, ठीक है। जैसे सपोज़ कपड़ा लिया, अब उसके बाद में उसकी कपड़े का उसका प्रॉपर एक क्लोथ बनेगा, एक मतलब गारमेंट बनेगा, तो उसके लिए फिर वो उस गाँव में जाते थे जहाँ पे फिर फाइनली वो क्लोथ बनता था, ठीक है। और फिर मार्केट की तरह भी, मतलब एक उस टाइम पे तो मार्केट नहीं होते थे, तो क्या करते थे फिर उसी को वो मर्चेंट्स होते थे दूसरे गांव में जाके बेचते थे, ठीक है। वाई क्राफ्ट्समैन कलेक्टेड टुगेदर टू फॉर्म अ टाउन। अभी क्राफ्ट्समैन इकट्ठा एक जगह पे मिलके एक टाउन क्यों बना लेते थे, क्योंकि इट वॉज ईजियर टू सिक्योर रॉ मटेरियल्स एंड टू सेल द फिनिश्ड आर्टिकल्स दैट वॉज डन बाय मर्चेंट्स, ठीक है। तो इस वजह से आपको अगर पूछा जाए कि एक ही जगह पे क्यों इकट्ठा हो जाते थे, क्योंकि अगर सपोज़ कोई मर्चेंट आ रहा है कि कहीं से वो दूसरे गांव से धागा लेकर आया है बेचने के लिए, तो अगर यहाँ पे जितने भी लोग होंगे वो सब उसी से ही धागा वगैरह ले लेंगे और फिर जो अपने फिनिश्ड आर्टिकल्स बनाएंगे, जैसे पूरा कपड़ा वीव कर लिया या क्या, तो फिर वो वही मर्चेंट्स को आगे दे देंगे, तो एक ही जगह पे रहेंगे, तो इट बिकेम क्वाइट ईजी, ठीक है। नाउ डिस्क्राइब द ट्रेड ऑफ दिस पीरियड। तो इट बिकेम ईजियर बाय इन्वेंशन ऑफ न्यू मेथड ऑफ एक्सचेंज एंड वैल्यू। अब डेवलप हो गया था नया मेथड एक्सचेंज का, दैट वाज मनी, ठीक है। तो इससे पहले तो बार्टर सिस्टम होता था और बार्टर सिस्टम से ट्रेड करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता था। सो मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी नोइंग एंड दोज हु डोंट नो कि मतलब बार्टर सिस्टम वाज लाइक कि मुझे अनाज चाहिए और मैंने प्रोड्यूस किया है सपोज़ कपड़ा, ठीक है, तो मैं किसी ऐसे इंसान को ढूंढूंगी जो मेरे को अनाज दे सकता है और उसको बदले में कपड़े की रिक्वायरमेंट हो, ठीक है। तो जब केवल ग्रेन और क्लॉथ का इंटरचेंज हो गया तो चलो ठीक है, अब मेरे को दूसरी चीज़ें चाहिए, मेरे पास में अनाज है, अब मेरे को कुछ वेसल्स चाहिए, तो अब ज़रूरी नहीं है कि कोई ऐसा वेसल सेलर हो जिसको फिर अनाज भी चाहिए, तो मतलब कॉम्प्लेक्स हो जाता था ये सिस्टम, बार्टर सिस्टम, ठीक है। तो इसलिए मनी का इन्वेंशन किया गया था। और विथ इंक्रीज इन यूज़ ऑफ कॉइन्स ट्रेडर्स इंक्रीज, तो ट्रेडर्स भी जो थे बीच के बढ़ गए थे। इस टाइम के जो कॉइन्स थे याद रखना वो क्रूड पीसेस रहते थे सिल्वर और कॉपर के, और उसके ऊपर डिज़ाइन को पंच किया जाता था, ओके। और ट्रेड जो रहता था वो लार्ज स्केल पे होता था, तो जैसे गंगा वैली से जो गुड्स रहते थे उनको पूरा
पंजाब के अक्रॉस तक्षशिला, यानी जो अभी जैसे पाकिस्तान वगैरह का रीजन आएगा, तो आप ये सोचिए गंगा वैली से पूरा वहाँ तक भेजा जाता था, मतलब बिहार पटना वाले रीजन से पाकिस्तान वाले रीजन तक इतना दूर भेजा जाता था। एंड अक्रॉस विंध्या माउंटेन्स टू भृगु कच्छ, यानी गुजरात तक भी उसको करते थे, ट्रेड करते थे। फ्रॉम वेयर इट वॉज शिप्ड टू वेस्ट इंडिया और सदर्न इंडिया, उसके बाद वेस्ट एशिया और सदर्न इंडिया, और यहाँ से फिर वो वेस्ट एशिया की तरफ, वही जैसे हमने देखा था पहले भी हमारा ट्रेड वगैरह चलता ही था वेस्ट एशिया में, तो उसी तरीके से इसको शिप किया जाता था। ना डिस्क्राइब द सोसाइटी, तो जो आर्टिसंस और मर्चेंट्स थे उन्होंने अपने आप को ग्रुप्स में ऑर्गेनाइज कर लिया था, जिसको श्रेणी या गिल्ड कहते थे। एंड आर्टिसंस जो थे वो क्लोज रहते थे, तो इसकी वजह से दे वर रिगार्डेड एज अ कास्ट या फिर जाति, ठीक है। और फिर ये जो रहता था कि ये हेरिडिटरी भी बन जाता था। फॉर एग्जाम्पल लोहार, जैसे आयरन स्मिथ वगैरह, ये ब्लैक स्मिथ वगैरह हो गए, तो ये क्या करते थे, एक पर्टिकुलर एक जाति बन जाती थी या आसपास रहते थे, और फिर उन्हीं का जो प्रोफेशन, जो आर्ट रहता था, वो हेरिडिटरी हो जाता था। और हर कास्ट के लिए सेपरेट लॉज बना दिए गए थे, जिनको कौन रिकॉर्ड करते थे, ब्राह्मण। और वही ऐसे लॉज बनाते थे कि उन्होंने ऐसे लॉज मतलब रिकॉर्ड कर लिए थे कि जो कोई भी जाति है वो साथ में खा नहीं सकते हैं या फिर अपनी कास्ट के बाहर मैरी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे वैसे लेकिन देखा जाए तो फ्यू लॉज थे जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, ठीक है, जैसे साथ में खा नहीं सकते, तो उस तरीके के लॉज इस टाइम पे बनाए गए थे। और जो लोली कास्ट रहती थी 4 क्लासेस के बाहर उनको, और दे वर लुक्ड डाउन अपॉन। एंड जो हायर क्लासेस थी उनकी जो लाइफ थी वो 4 आश्रमास में डिवाइडेड थी। लाइफ वॉज डिवाइडेड इनटू 4 आश्रमास। सो फर्स्ट वॉज ब्रह्मचारिण, जो कि एजुकेशन के लिए डिवोटेड रहने के लिए होती थी। देन वॉज गृहस्थ, यानी कि एक हाउस होल्ड जो कि मतलब रहता था कि अपनी फैमिली को रेस करें। उसके बाद में वनप्रस्थ, यानी लिव इन फॉरेस्ट फॉर मेडिटेशन, नाम से समझ में आ रहा है, जंगलों में चले जाओ। एंड लास्ट वॉज सन्यासिन, दैट इज बिकम एसेटिक एंड प्रीचर, ओके। तो क्वेश्चंस यहाँ पे हैं, आई होप बन जाएंगे। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट ऑफ टैक्सेस, और टैक्सेस कैसे फिक्स और कलेक्ट किए जाते थे, टाउन्स कैसे ग्रो किए, कुछ टाउन्स के नाम बताने हैं, और क्राफ्ट्समैन जो रहते थे वो साथ में क्यों रहते थे ये भी हमने डिस्कस कर लिया है। एंड क्या डिफेक्ट्स थे बार्टर सिस्टम में, और मनी ने कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। एंड मेन फीचर्स क्या थे कास्ट सिस्टम के इस टाइम पे, और स्टेजेस क्या थी, ये भी हमने 4 स्टेजेस अभी डिस्कस कर ली हैं। अब आप ये जो यहाँ पे फिलअप्स दिए हुए हैं, प्लीज़ ट्राई आंसरिंग देम, और कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं इनके आंसर्स। नाउ लेट्स मूव टू बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म। तो हाउ डिड बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म केम इनटू बीइंग, ओके। तो जब कुछ लोग बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड हो गए थे विथ राइट्स एंड सेक्रीफाइसेस ऑफ वैदिक रिलीजन, तो वो असेटिक बन जाते थे और फॉरेस्ट्स में चले जाते थे टू मेडिटेट। और उनमें से कुछ जो थे वो अपने आइडियाज़ को प्रीच करते थे। ऐसे 2 लोग थे, महावीर जो कि डिवोटी थे जैनिज़्म के, और गौतम बुद्ध जो कि प्रीचर थे बुद्धिज़्म के, ठीक है। और ये वैसे बिलोंग करते थे रिपब्लिकन ट्राइब्स ऑफ लिच्छवीज एंड शाक्यास को, जो मतलब उन ट्राइब्स के जो चीफ रहते थे ये उनके बेटे थे। हालांकि उनकी लाइफ बहुत लग्जूरियस थी, लेकिन ये जो लोगों को उन्होंने सफरिंग देखी तो उसकी वजह से इन लोग काफ़ी अनहैप्पी रहते थे। और इसके अलावा इनको जो वही वैदिक रिलीजन के सेक्रीफाइसेस और राइट्स थे ये भी सही नहीं लगते थे, ओके। तो इस वजह से ये रिलीजन्स आए एग्जिस्टेंस में, ओके। Now give a brief idea about Jainism. तो महावीर was born in 6th century before Christ in वैशाली, और घर छोड़ के वो सेम कहानी सेम थी दोनों की, महावीर और गौतम बुद्ध की, और टाइम पीरियड भी लगभग सेम ही था। 6th सेंचुरी में पैदा हुए थे, वैशाली में ये पैदा हुए थे महावीर। लेफ्ट होम एंड वॉन्डर्ड, और 12 साल के बाद में इनको अपने सवालों के जवाब मिले। ही सपोर्टेड द टीचिंग्स ऑफ 23 अर्लियर टीचर्स, जिनको तीर्थंकर बोलते थे। तो ये 24 तीर्थंकर थे, और इन्होंने अपने थॉट्स भी साथ में जोड़ के एक नया रिलीजन बना लिया जिसका नाम पड़ा जैनिज़्म, ओके। मेन टीचिंग्स क्या थी महावीर की, कि जो डीड्स होते हैं दे शुड बी बेस्ड ऑन राइट फेथ, नॉलेज एंड एक्शन। और इसी को कई जगहों पे राइट
एक्शन की जगह कंडक्ट लिखा जाता है. तो दीज आर द 3 ज्वेल्स, यू कैन रिमेंबर देम एज KFC, नॉलेज, फेथ एंड कंडक्ट और एक्शन. एंड फॉरबिडन फ्रॉम किलिंग एनी लिविंग बींग, यानी अहिंसा को फॉलो करो. और ये कहा था इन्होंने कि अगर इफ़ अ मैन लेड अ गुड लाइफ हिज सोल वुड बी मेड फ्री एंड ही वुड नॉट बी बॉर्न अगेन इन द वर्ल्ड. यानी वही जो साइकिल ऑफ लाइफ है उससे उनको टाइप ऑफ मोक्ष या निर्वाण मिल जाएगा. ओके, अगर वो अच्छी लाइफ जीता है और वही ये 3 ज्वेल्स को प्रैक्टिस करता है. और रिलीजन वॉज प्रीच्ड इन लैंग्वेज स्पोकन बाय कॉमन पीपल एंड नॉट संस्कृत. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए जो आप देखेंगे कि कॉमन लोग इस रिलीजन को, इन रिलीजन्स को क्यों फॉलो करने लगे, क्योंकि ये बहुत ईजी लैंग्वेज, जो कॉमन लोग बोलते थे उस लैंग्वेज में प्रीच किया जाता था. गिव अ ब्रीफ आइडिया ऑफ बुद्धिज्म. सो प्रिंस सिद्धार्थ वॉज बॉर्न इन शाक्या ट्राइब इन लुम्बिनी, ठीक है, नियर कपिलावस्तु. और ये वही असेटिक बन गए, फाउंड आंसर्स. और इनकी टीचिंग्स क्या थी कि वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ सफरिंग, और सफरिंग का रीज़न क्या है कि ये आपको डिज़ायर होता है फॉर वर्ल्डली थिंग्स. ओके, तो लाइफ इज़ फुल ऑफ सॉरो एंड द सोर्स ऑफ सॉरो इज़ डिज़ायर, ठीक है. और मैन शुड फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम दिस डिज़ायर बाय फॉलोइंग 8 फोल्ड पाथ्स. तो इसमें अब वही 6th की है किताब, इसलिए 8 फोल्ड पाथ दिए नहीं हैं, बट ये आगे आएंगे. और 8 टाइप्स ऑफ ये एक्शन और थॉट थे जिसकी वजह से एक वर्चुअल लिविंग होती है, यानी कि बैलेंस्ड लाइफ होती है. तो ये 8 फोल्ड पाथ फॉलो करने के लिए इन्होंने कहा था. एंड फॉरबिड द किलिंग ऑफ एनिमल्स, और कहा कि जो गुड लाइफ का पर्पस है वो है टू प्योरीफाई माइंड एंड अटेन निर्वाण, यानी वही चीज़ कि फिर से रीबर्थ ना हो. और ये वैदिक सेक्रीफाइसेस को फेवर नहीं करते थे. एंड ऑब्जेक्टेड टू डिवीजन ऑफ सोसाइटी. क्यों? क्योंकि वही इन्होंने देखा था कि जो लोअर कास्ट है उनको गलत तरीके से ट्रीट किया जाता है, इसलिए ये ऑब्जेक्ट किए थे इस चीज़ पे. एंड स्टार्टेड मोनास्ट्रीज, और जो बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज उनको विहार बोलते हैं, जहाँ पे मॉन्क्स जो रहते थे वो वहाँ पे रहते थे. एंड स्पेंट देयर लाइव्स प्रेइंग एंड प्रीचिंग बुद्धिज्म. ओके, नाउ हाउ डिड दीज रिलीजन्स एक्सपैंड. तो फॉलोअर्स जो रहते थे मेनली वो क्राफ्ट्समैन, ट्रेडर्स, पीजेंट्स और अनटचेबल्स रहते थे, क्योंकि उनको ये लगा था दैट दीज रिलीजन्स वर नॉट डिफ़िकल्ट टू प्रैक्टिस. वहाँ पे क्या था, वैदिक रिलीजन में ब्राह्मण्स ने रिलीजन को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट बना दिया था, इसलिए इनके लिए उन रिलीजन्स को फॉलो करना मुश्किल हो गया था. ओके, और इसके अलावा जो ये रिलीजन्स थे काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर बनाए गए थे बाय द मॉन्क्स. मॉन्क्स क्या करते थे, ये खासकर टाउन्स वगैरह में ट्रैवल करते थे और अपने आइडियाज़ को प्रीच करते थे, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि दूसरे पार्ट्स ऑफ एशिया में भी, जैसे सेंट्रल एशिया, चाइना, तिब्बत, साउथ ईस्ट एशिया में. और बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज भी जो थे वो इम्पॉर्टेंट सेंटर्स बन गए थे फॉर एजुकेशन, ठीक है. तो इस वजह से ये रिलीजन्स एक्सपैंड हुए. इसके अलावा वेल्दी मर्चेंट्स का भी काफ़ी रोल था, दैट दे डोनेटेड मनी टू द बुद्धिस्ट. और इसके अलावा ब्यूटीफुल चैत्यास, विहारास और स्तूपास बनाए गए थे, ठीक है. चैत्यास जो थे वो वर्शिपिंग हॉल टाइप, पूजा हॉल टाइप के थे. और स्तूपास में जो रेमिनेंट्स रहते थे बुद्धिस्ट के वो प्रिजर्व किए जाते थे. तो वेल्दी मर्चेंट्स भी इनको काफ़ी मनी वगैरह डोनेट करते थे, तो ये और ज़्यादा प्रीच करते थे. एंड बुद्धिज़्म बिकेम इवन मोर पॉपुलर व्हेन लेटर एम्परर अशोका बिकेम अ बुद्धिस्ट. तो बाद में अशोका के आने के बाद में ये और ज़्यादा पॉपुलर हो गया था रिलीजन. ओके, सो क्वेश्चंस देख लेते हैं. व्हाट मेड द पीपल डिससेटिस्फाइड विथ वैदिक रिलीजन. वही बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट बना दिया था और उसमें डिस्क्रिमिनेशन होने लगा था. हु वॉज द फाउंडर ऑफ जैनिज़्म. महावीर. टीचिंग्स देख ली. बुद्धा कौन थे देख लिया. टीचिंग्स क्या थी वो भी हमने पढ़ लिया. व्हाट हेल्ड बुद्धिज़्म टू बिकम पॉपुलर. तो हमने देख लिया कैसे एक्सपैंड किया. और व्हाट पार्ट डिड मोनास्ट्रीज एंड टीचर्स प्ले. एजुकेशन सेंटर्स बन गए थे इन द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज़्म. नेम अ फ्यू ऑफ द कंट्रीज टू विच बुद्धिज़्म स्प्रेड. तो वो भी हमने देख लिया. एंड अब ये फिल इन द ब्लैंक्स है. फिर से मैं आपको बोलूँगी कि प्लीज़ इनको आंसर करें, ये आप ही को हेल्प करेगा. एंड अगर आपको ये सीरीज स्लो लगे है क्या, तो आप इसको अपने हिसाब से फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं, और अगर ज़्यादा तेज़ लगे तो पॉज करके अच्छे से देख भी सकते हैं. ओके, सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम दिस चैप्टर. आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग. कीप लर्निंग. हैव अ नाइस डे.